हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आइए, आप सभी का यूनी एग्ज़ाम्स आईएएस पोर्टल पे स्वागत है। तो आज हम अपने करंट अफेयर सीरीज़ को और एक स्टेप और फर्दर ले जाएंगे। ठीक है, आज हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक्स के साथ हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताना चाहता हूं कि 7th ऑफ जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, जो कि मात्र 3 महीने का ये क्रैश कोर्स होगा। दैट इज़, अगर बात करें तो 90 डेज़ का ये क्रैश कोर्स होगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा आपको, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप प्रीलिम्स को आसानी से, ये जो प्रिलिमिनरी या स्क्रीनिंग फेज़ है, इसको आप आसानी से जो है क्या करें, पास कर जाएं और मेंस की ओर आप बढ़ सकें। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर किया हुआ कोर्स लेके आया गया है। ठीक है, जिसमें कि सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी क्वालिफाइड, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जो आपका 7th से आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के साथ ये बैच स्टार्ट होगा। आपने ओरिएंटेशन लेक्चर भी इसका हो चुका है, जो कि 30 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया था। इस ओरिएंटेशन लेक्चर का जो वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और वहां से आप उसको देख सकते हैं और अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन है, जो टोटली जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो करंट सिलेबस या जो करंट पैटर्न है, उसके हिसाब से ये पूरा कवरेज आपको कोर्स का कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ था। तो आइए इसके साथ हम अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जिसका नाम है प्रहरी ऐप। ठीक है, ये बीएसएफ फोर्स के लिए लाया गया है, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए लाया गया है। किसके द्वारा अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया है। ठीक है, किसके लिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, और इसको लॉन्च किसने किया? ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर ये, चूंकि ये बीएसएफ के लिए ये ऐप लाया गया है, तो बीएसएफ को क्या कहते हैं? नेशंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर पे तैनात होते हैं और ये हमें जो है, जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या करते हैं? सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो फ्रंट लाइन पे जो है क्या करते हैं? चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये आता है। और अगर इसकी बात करें कहाँ पे ये तैनात होते हैं, तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर है, ठीक, यहाँ पे तैनात होते हैं ये, इन बॉर्डर एरियाज पे। ठीक है, और ये 1965 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था, उसके बाद इस फोर्स को बनाया गया था। और जो इसके फाउंडिंग फादर थे, कौन थे वो? खुसरो एफ रुस्तम जी, ये जो है इस फोर्स के फाउंडिंग फादर रहे हैं। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एक तरीके से ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस का क्या मतलब है? प्रोएक्टिव की अगर बात करें तो प्रोएक्टिव मतलब किसी प्रॉब्लम के अकर होने से पहले ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना। ठीक है, उसको हम प्रोएक्टिव कहते हैं। सेम इसी तरीके का आपने सुना होगा रिएक्टिव गवर्नेंस, कह सकते हैं रिएक्टिव गवर्नेंस। ठीक, इसका उल्टा। इस केस में क्या होता है? इसमें किसी प्रॉब्लम के अकर होने के बाद हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ताकि वो एक क्राइसिस में ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉब्लम एग्जिस्ट या अकर करने से पहले ही उसको क्या करते हैं? डील कर लेते हैं उससे, ताकि वो अकर हो ही ना, वो समस्या हमारे सामने आए ही ना। तो उसको हम प्रोएक्टिव गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भी जवान है हमारे बीएसएफ जवान,
उनके बारे में सारा जो डेटा है वो एक ही जगह इस मोबाइल एप्लीकेशन पे वो अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो वेरियस सर्विस रिलेटेड मैटर्स से जुड़े हो सकते हैं, या उनके जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उससे जुड़ा इंफॉर्मेशन हो गया, उनके लीव एप्लीकेशंस हो गए, तो ये सारा इंफॉर्मेशन वो इस प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन पे वो देख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और ये ऐप जो है क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पोर्टल से जुड़ा होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, तो ये जो ऐप है एक तरीके से जो वेरियस वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी जो हैं, जो जवान्स के लिए या जो फोर्सेस के लिए है, उनको भी वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। इस ऐप पे एक तरीके से ओवरऑल इंफॉर्मेशन या उनका बायोडाटा एक्सेस किया जा सकता है इस ऐप पे। ठीक, तो आइए उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन प्रहरी। ठीक है, इस एप्लीकेशन के बारे में सवाल पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये किसके लिए लाया गया, बीएसएफ के लिए लाया गया, और ये किसके कंट्रोल के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमने अभी जाना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, नाउ जवान्स कैन गेट पर्सनल एंड सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन देयर मोबाइल। मतलब जो भी जवान है वो अपने जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अपने सर्विस से रिलेटेड वो इस मोबाइल एप्लीकेशन से के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे। ठीक, तो कहता है कि ऊपर दिए गए निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। ठीक है, तो चूंकि यहां हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, सो और आंसर विल बी सी, दैट इज 1 and 2 बोथ। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। रिसेंटली इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने क्या किया, इसको नोटिफाई किया, इस पॉलिसी को। ठीक है, जो इसमें वेरियस चीजें इंक्लूडेड हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, इस पॉलिसी के पूरा ओवरव्यू लेंगे हम। ठीक है, तो अगर बात करें तो 2021 में एक गाइडलाइन जारी किया था जियो स्पेशल डेटा से रिलेटेड, और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने इसको क्या किया, इस पॉलिसी को नोटिफाई किया, मतलब ये लागू हो चुका है एक तरीके से। ठीक, तो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जो है 2022 एक तरीके का सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी है, जिसमें सिटीजन्स को ध्यान देते हुए बनाया गया है। ठीक, और ये क्या करेगा, जो जियो स्पेशल सेक्टर है या इंडस्ट्री है उसको और मजबूती प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या प्रॉस्पेरिटी है उसको भी अपने अंदर इंटीग्रेट करेगा, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है, जो डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, उसको भी ये अपने साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, इन वेरियस पैरामीटर्स को ये पॉलिसी इंटीग्रेट करेगा, जिससे जो हमारा नेशन है वो एक क्या करे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाए। ठीक, तो ये पॉलिसी एक तरीके से होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जियो स्पेशल इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, और ये इस पॉलिसी के तहत वेरियस चीजें डेवलप की जाएंगी, जैसे जियो स्पेशल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जियो स्पेशल स्किल्स हो गए, नॉलेज हो गया, और वेरियस स्टैंडर्ड्स हो गए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करे। साथ ही साथ जियो स्पेशल बिजनेस मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में भी क्या किया जाएगा, इसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये प्रमोट करेगा, इनोवेशन को प्रमोट करेगा इस फील्ड में, दैट इज जियो स्पेशल फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। साथ ही साथ जो नेशनल और स्टेट्स की अरेंजमेंट्स की बात करें या वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस फील्ड से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ताकि वो इस फील्ड में, जियो स्पेशल फील्ड में या सेक्टर में क्या करे, आए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करे। तो उसके लिए सरकार इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू प्रमोट करेगी। ठीक है,
ताकि इससे बिजनेस को बढ़ावा मिल सके, आसानी से जो है कंपनीज इसमें इस फील्ड में इन्वेस्ट करें। ठीक, और इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसका मल्टीपल यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अगर वैसे बात करें अगर हम कि जियोस्पेशियल जो टेक्नोलॉजी है या जियोस्पेशियल सेक्टर है वो काम कैसे करता है, अगर इसकी बात करें तो जियोस्पेशियल मतलब इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जो रियल टाइम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसकी यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जाता है, इसको एक्सेस किया जाता है या इसको लाया जाता है। जैसे वेरियस दिस टेक्नोलॉजी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का ये यूज करती है, जैसे GIS हो गया, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, रिमोट सेंसिंग हो गया। ठीक, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, इसके साथ वेरियस ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे सर्वे हो गया, मैपिंग हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के तहत आते हैं और इन्हीं सभी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं एक तरीके से ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जो भी ऑब्जेक्ट है या लोकेशन है उसके बारे में क्या करते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थ्रू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो वही इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बहुत सारे फील्ड्स में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर हो गया, ठीक है, मरीन साइंसेज में हो गया, रिसर्च के लिए वहां पर यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, इकोलॉजी हो गया। इकोलॉजी कैसे, वेरियस जो फॉरेस्ट है उनके एरिया को ट्रैक किया जा सकता है, साथ ही साथ जो वाइल्ड फायर्स होते हैं देखने को मिलते हैं उनको भी कहीं ना कहीं आसानी से पहले ही ट्रैक किया जा सकता है ताकि कम से कम क्या हो, डैमेज हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। ठीक है, उस फायर को। साथ ही साथ डिफेंस में हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर एग्जांपल करें तो जो वेरियस जो भी आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं या गुड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी ओर शिफ्ट करते हैं, दूसरी जगह या दूसरे सिटी में या स्टेट में, तो वहां पे हम एक तरीके से रियल टाइम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं वो कहाँ पे अभी करंट में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है या कहाँ पे वो है अभी। फॉर एग्जाम्पल अदर जो वेरियस फूड कंपनीज हैं, ठीक है, या एप्लीकेशंस हैं, उनमें भी ये यूज किया जाता है इसका। ठीक है, जैसे ऑर्डर जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू, तो उसको भी हम एक तरीके से ट्रैक करते रहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है, और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज के बारे में पहले ही हमने बताया कि कई सारे टेक्नोलॉजीज जो है इसके तहत आते हैं, जैसे मैपिंग, सर्वे, GIS, रिमोट सेंसिंग, ये सभी क्या है, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज है। ठीक, इसके विजन और गोल के बारे में बात करें अगर इस पॉलिसी के, तो एक तरीके से ये इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहता है जियोस्पेशियल सेक्टर में। ठीक है, जियोस्पेशियल सेक्टर में इंडिया को क्या करना चाहता है, वर्ल्ड लीडर बनाना चाहता है। साथ ही साथ एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहता है, ठीक है, जो कि हमें क्या करेगा, अग्रसर करेगा किसकी ओर, टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी, मतलब डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहता है और साथ ही साथ सिटीजन्स को वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जिससे कि, ठीक, और उसके साथ साथ क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ, आसानी से डेटा क्या हो, अवेलेबल किया जा सके, किसको, गवर्नमेंट भी हो गई उसमें एक पार्ट, बिजनेसेस हो गए, और जो जनरल पब्लिक है उनको क्या किया जाए कि आसानी से जो जियोस्पेशियल डेटा है या इंफॉर्मेशन है उनको क्या किया जाए, दिया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। ठीक, साथ ही साथ जियोस्पेशियल इंडस्ट्री की बात करता है, इसको भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और इसमें प्राइवेट जो एंटरप्राइज हैं या इंडस्ट्रीज है उनको भी क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जा सके कि वो इस फील्ड में आके इन्वेस्ट करे और नेशन डेवलपमेंट में अपना पार्ट दे, अपना पार्ट प्ले करे, रोल प्ले करे। ठीक,
तो ये ओवरऑल पॉलिसी है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे ईयर 2030 इसमें क्या किया जाएगा इन फ्यूचर, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के तहत एक नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जियो स्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, GKI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और इसके तहत क्या किया जाएगा, हाई रेजोल्यूशन जो हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे कंडक्ट किया जा सके, मैपिंग किया जा सके ऑफ वेरियस जो अर्बन एरियाज हो गए, रूरल एरियाज हो गए, ठीक है, साथ ही साथ फॉरेस्ट हो गए विद, और वहीं उसके साथ साथ हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार किया जा सके। ठीक है, प्लेन एरियाज के लिए, हिली एरियाज के लिए या माउंटेनस एरियाज के लिए, इन सभी जगहों के लिए, ठीक है, हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल बाय 2030 तक। ठीक है, ठीक उसी तरह एक तरीके से 2035 तक के लिए भी गोल डिसाइड किया गया है। हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेसी की बात की जा रही है एंड बैथीमेट्रिक जियोस्पेशियल डेटा, मतलब यहाँ पे वाटर बॉडीज की बात हो रही है, जैसे इनलैंड वाटर हो गए, सी सरफेस हो गया, टोपोग्राफी की बात कर ले हम, ठीक है, शैलो डीप सीज की हो गए, जिससे कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसको सपोर्ट किया जा सके और ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, और इसके साथ साथ सर्वे और मैपिंग हो गया वेरियस सरफेसेस के लिए शहरों में, वेरियस सिटीज और टाउन्स में। तो एक तरीके से ये क्या है, इनको बोला जा रहा है नेशनल डिजिटल ट्विन बोला जा रहा है ऑफ मेजर सिटीज एंड टाउन्स। तो ये ओवरऑल पॉलिसी के बारे में बताता है। ठीक है, नॉलेज जियोस्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमने इसके बारे में बात किया। इसका मेन काम क्या है, एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट तैयार करेगा ताकि जो वेरियस पैरामीटर्स हैं या वेरियस सेक्टर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, इस जो भी नॉलेज है उन सभी चीजों को इंटीग्रेट किया जा सके, जैसे डिजिटल इकोनॉमी हो गई, सोसाइटी हो गया जिसके तहत सिटीजन्स आ जाते हैं, ठीक, डेटा हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, इन सभी का यूज करना। ठीक है, ठीक तरीके से यूज करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एज में है, जहां पे इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन क्या करता है, रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, खासकर से बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी में। और इसीलिए जो है बोला भी जाता है कि इंफॉर्मेशन इज किंग बोल सकते हैं, या कंटेंट इज किंग जैसे एक फ्रेज है, उसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, इंफॉर्मेशन इज किंग। इंफॉर्मेशन पे बेसिस से इंफॉर्मेशन ही इस क्या है सेक्टर का, जियोस्पेशियल सेक्टर का क्या है, बहुत बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये वेरियस टारगेट्स रखे गए जिसके बारे में हमने अभी बात की। ठीक, तो उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को और तैयार करने के लिए या और बेहतर बनाने के लिए एक बॉडी का गठन किया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा, जिसको क्या बोला जा रहा है, जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी। ठीक है, इस कमिटी को एपेक्स बॉडी के रूप में तैयार किया जाएगा, जो क्या करेगी, इसका मेन काम होगा प्रॉपर जो गाइडलाइंस है, स्ट्रेटेजीज है, उनको इंप्लीमेंट करना और फॉर्मुलेट करना, नए गाइडलाइंस तैयार करना, ठीक है, स्ट्रेटेजीज तैयार करना, वेरियस प्रोग्राम्स हो गए जियोस्पेशियल फील्ड से रिलेटेड, और प्रमोशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड और सेक्टर। ठीक है, तो ये सारा काम ये बॉडी करेगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको देखते हैं एक एक करके। पहला है, इट एम्स टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द जियोस्पेशियल सेक्टर। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें, जियोस्पेशियल सेक्टर में, थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, मतलब उनको एक तरीके से क्या करेगा, तरह तरह के कंसेशंस हो गए प्रोवाइड करेगा, या मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाएंगे जिससे इनको पार्टिसिपेट करने में प्राइवेट सेक्टर को क्या करे, आसानी हो सके। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक,
वहीं दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात किया आपसे, will be apex body for formulating and implementing guidelines related to geospatial sector। मतलब ये जो बॉडी है, ये जो कमिटी है, वो क्या करेगी, उसको एपेक्स बॉडी बनाया जा रहा है जिसका काम क्या होगा, टू फॉर्मुलेट वेरियस गाइडलाइंस, स्ट्रैटेजीज या प्रोग्राम्स। ठीक है, किससे रिलेटेड, जियोस्पेशियल सेक्टर से रिलेटेड। इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो सी विल बी अवर आंसर। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है किससे रिलेटेड है, अगर बात करें तो ये टॉपिक जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रिलेटेड है। ओके, तो ये एक तरीके का न्यू प्रोग्राम है जिसके बारे में बात हुई थी यूनियन बजट, जो इस साल का बजट था हमारा 2022-23, ये जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इसमें इस प्रोग्राम के तहत बात की गई थी। ठीक है, और ये मेनली अगर इसका जो थीम है इस प्रोग्राम का, उसके बारे में बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कहां पे, अगर इसकी बात की जाए, जो दो नॉर्दर्न जो बॉर्डर्स है इंडिया के, जो चाइना से लगते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, LAC कह सकते हैं, इससे जुड़े जो स्टेट्स है या उनके पास में जो बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात करता है ये प्रोग्राम। जैसे अगर बात करें अगर हम, तो हाउसिंग हो गया, प्रॉपर हाउसिंग, घर की बात करता है, टूरिस्ट सेंटर्स बनाने की भी बात करता है, जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके उन एरियाज में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे बॉर्डर एरियाज में या गाँव में नहीं विजिट करते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक है, तो टूरिस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे, कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाएगा, जैसे रोड कनेक्टिविटी हो गया, साथ ही साथ उनके लाइवलीहुड जनरेशन, चूंकि यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लाइवलीहुड को भी मदद मिलेगी, जो वहाँ पे लोकल एरियाज हैं, लोकल पीपल हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड होगी। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी। ओके, तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये स्कीम को लाया गया है। ठीक है, फॉर इंश्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पहले से। तो इन एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज किया जाएगा इस स्कीम के तहत या इस प्रोग्राम के तहत, जिसको हम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के नाम से बोल रहे हैं या जान रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन थीम था इस प्रोग्राम का, और कहां पे ये इंप्लीमेंट होगा इसके बारे में हमने बताया आपको कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहां पे जो चाइना से सटे बॉर्डर है या स्टेट्स है इंडिया के, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो इन स्टेट्स के बॉर्डर विलेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इस प्रोग्राम को। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहां पे उन एरियाज में, क्योंकि चाइना भी एक तरीका जो मॉडल विलेज का कंसेप्ट लेके आया है, जिसके द्वारा वो अपने बॉर्डर एरियाज के जो विलेजेस हैं उनको डेवलप कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने जो कनेक्टिविटी को, बॉर्डर कनेक्टिविटी एरियाज को, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। तो इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन एरियाज में उसको और ज़्यादा बेहतर बनाए पहले से, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने बताया कि टूरिस्ट सेंटर इसके लिए या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे जिससे टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके। तो जो मेन की एरियाज है इस प्रोग्राम का क्या क्या है, लाइवलीहुड जनरेशन पहले हमने बात किया, कनेक्टिविटी हो गया, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा इन एरियाज में, इन विलेजेस में। इसके साथ साथ जो दूरदर्शन है उसका डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा, जिससे कि एजुकेशन को उन एरियाज में जो भी बच्चे हैं उनके एजुकेशन को भी ध्यान में रखा जाए और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि वहाँ के बच्चे भी क्या हो, आगे बढ़े। इसके लिए इन दूरदर्शन के चैनल्स पे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं
उनको जो है क्या किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इन चैनल्स के द्वारा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इस प्रोग्राम पे बेस्ड। तो विद रेफरेंस टू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट्स है, आइए देखते हैं। द प्रोग्राम एनविसेजेस पैन इंडिया कवरेज ऑफ विलेजेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो प्रोग्राम है वो पैन इंडिया कवरेज को क्या करेगा, लेगा। ठीक है, पैन इंडिया कवरेज मतलब ये पूरे भारत में इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसके बारे में हमने अभी बात किया कि ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे सटे जो विलेजेस हैं, चाइना से सटे, ठीक है, उन गांवों में या उन विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, ना कि पूरे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट देखें तो कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज प्रपोज्ड अंडर VVP, दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां पे उन एरियाज में जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसको इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, लाया जाएगा या कन्वर्ज किया जाएगा, जिससे एक तरीके से वेरियस प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया जा सके और उसको इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, कौन सा सही है? तो अगर इसकी बात करें तो हमारा यहाँ पे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो और आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक, तो आइए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है किससे रिलेटेड है, GNB1 एंसेफेलोपैथी। ठीक है, GNB1 एंसेफेलोपैथी, अगर इसकी बात करें तो ये एक तरीके का क्या है, डिजीज है, ब्रेन डिजीज एक तरीके है, काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन डिजीज हम बोल सकते हैं। और वेरियस रिसर्चर्स अगर बात करें इंडिया के, इजराइल एंड US, ये जॉइंटली स्टडी कर रहे हैं इस डिजीज पे। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं ताकि इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है इफेक्टिव एक ड्रग या एक दवाई बनाई जा सके, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट हो सके। ये अभी अगर बात करें तो टोटल अगर वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो लेस देन 100 केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं या देखने को मिले हैं। और इस डिजीज की बात करें तो ये एक तरीका रेयर काइंड ऑफ डिजीज है, रेयर काइंड ऑफ ब्रेन डिजीज है ये, ओके, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। और इट इफेक्ट्स इंडिविजुअल्स इन द फीटस स्टेज। ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन जो फीटस स्टेज है उस स्टेज में ये क्या करता है, अकर करता है या होता है या देखने को मिलता है। और लेकिन अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग होता है उसके द्वारा ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन क्या है, पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है और हर कोई जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। ओके, तो आइए और इसके बारे में देखें। तो ये जो डिजीज होता है ये म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन किस जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण, अगर उसकी बात की जाए तो GNB1 जीन, ठीक है, उसके म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ये डिजीज अकर होता है। इसके अंदर G प्रोटीन्स होते हैं और इसमें अगर कोई बदलाव होता है, बदलाव के कारण ये डिजीज देखने को मिलता है। ओके, और अगर हम बात करें तो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में, हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं उसके अंदर, और ये जो रिसेप्टर्स है एक तरीके से सिग्नलिंग मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। मतलब सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या रिले करने के काम में आता है। इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। या एक सेल से दूसरे सेल की बात कर ले या इनसाइड सेल भी ये सिग्नल्स को ट्रांसफर या ट्रांसमिट करते रहते हैं, एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं आपस में। और ये जो GPCR ये जो रिसेप्टर है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और जो G प्रोटीन है इससे क्या होता है, ये रिसेप्टर अटैच्ड होता है। ठीक है, ये अटैच्ड होता है और इसी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसका ट्रांसफर या उसका रिले होता है।
ओके, तो ये हर सेल में पाया जाता है, ह्यूमन सेल में ऑलमोस्ट इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। और अगर इस प्रोटीन में अगर कोई मैल फंक्शन होता है, किस तरीके की खराबी आती है, तो उसके वजह से ये डिजीज देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, GNB1 इंसेफेलोपैथी, ये डिजीज अकर करता है। ठीक है, तो अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो ये जो बीमारी होती है, ये म्यूटेशन, इस जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, किसमें, जो जीन प्रोटीन है, जी प्रोटीन है, उसके अंदर बदलाव आता है, तो उसकी वजह से ये न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है या डिजीज है या ब्रेन डिजीज है, उसका अकरेंस होता है या उसको देखने को मिलता है। तो अगर हम सिम्टम्स की अगर बात करें तो जनरल डेवलपमेंटल डिले देखा जा सकता है, ठीक तरीके से जो है बॉडी डेवलप नहीं कर पाती। एपाइलेप्टाई फॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलता है इन इंसेफेलोग्राम। ठीक है, उसके साथ साथ सीजर्स या दौरे पड़ते हैं, ये भी देखने को मिलता है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्या होता है, सीजर, साथ ही साथ मसल हाइपोटोनिया या हाइपरटोनिया, और इसके साथ साथ अन्य सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल इस डिजीज के बारे में था, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आइए सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि GNB1 encephalopathy recently in the news is related to which among the following? ये जो टर्म है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है या रिलेटेड है? ओके, पहला ऑप्शन है हमारा कैंसर, दूसरा है फंजाई, तीसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, चौथा है न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक, अगर इसकी हम बात करें तो जो हमारा आंसर है इसका, इट इज डी, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिजीज या ब्रेन डिजीज। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, एक ज्योग्राफी का ये एक टॉपिक है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है ये एक तरीका, जिसका नाम है कलसा बांदूरी प्रोजेक्ट। ये कर्नाटका का एक प्रोजेक्ट है जो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, जिसके बारे में अभी बताया। तो रिसेंटली कर्नाटका को अप्रूवल मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल गया, किसके लिए, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। ओके, और लेकिन इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो गोवा और महाराष्ट्र इसको अपोज कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का अपोज कर रहे हैं। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों अपोज कर रहे हैं। ओके, तो सेंट्रल वाटर कमीशन हैज आल्सो क्लियर्ड डाइवर्जन ऑफ वाटर को डाइवर्ट किया जा सके, कहां से, फ्रॉम कलसा डैम और बांदूरा डैम, इन दोनों डैम से वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा। कहां किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर बात किया जाए तो एक तरीके क्या है, डैम प्रोजेक्ट है ये, जिसके द्वारा वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा फ्रॉम महादेव जो बेसिन है वहां से, इसको कहां डाइवर्ट किया जाएगा, जो मालप्रभा रिवर है वहां पे इसको उस डायरेक्शन में डाइवर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, मालप्रभा रिवर आपका लगभग इधर होता है और मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो वाटर को यहाँ से यहाँ डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि इस एरिया में जो कर्नाटका का नदन डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं यहाँ पे, उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। जो वेरियस टाउन्स हैं इस एरिया में, उनको पानी क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ से उसको एक तरीके से वाटर डाइवर्ट करके कलसा और बांदूरी से, जो कि महादाई रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये दोनों रिवर्स जो है, इन रिवर से वाटर डाइवर्ट करके कहां भेजा जा रहा है, मालप्रभा। ओके, मालप्रभा बेसिन में। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो गोवा और महाराष्ट्र है इसका अपोज कर रही है, ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ वाटर, क्योंकि महादाई के बारे में बात करें तो ये गोवा का एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक, तो इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या किया जाएगा, कलसा और बांदूरी कैनाल्स को कनेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा मालप्रभा की ओर। अगर डायग्राम से अगर बात करें तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कलसा डैम है और यहाँ पे बांदूरी डैम है। ठीक, ये दोनों डैम से ये हमारा मालप्रभा रिवर है। ओके,
तो यहां से वाटर को किया जाएगा इस रिवर में डाइवर्ट किया जाएगा और यहां से इसको यहां से इसको यहां फिर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और इस एरिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं उनको वाटर प्रोवाइड किया जा सके आसानी से, बिकॉज ये जो एरिया है वो एक तरीके से ड्रॉट जोन आता है कर्नाटका का, जो नदर्न हिस्सा है। इसी वजह से इनको पानी के लिए काफी समस्या होती है और इसी वजह से कर्नाटका स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा महादाई रिवर है जो यहाँ से फ्लो करती है वेस्टवर्ड टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, और ये गोवा से फ्लो करते हुए क्या करती है बाद में अरेबियन सी में फॉल डाउन होती है। और यहाँ पे हमारा मालप्रभा रिवर है, ओके। और ये हमारे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए कर्नाटका के। तो ओवरऑल यही प्रोजेक्ट हमारा था। ये प्रोजेक्ट का क्या करेगी, वेरियस जो 13 टाउन से ऑलमोस्ट उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेगी, जो कि ड्रॉट हिट पार्ट है कर्नाटका के, ओके। और खासकर से जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जो ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट्स जिसके बारे में हम बात करें, जैसे बेलगावी हो गया, बालाकोट हो गया, धारवाड़ हो गया और गदग हो गया, तो इन सारे जिलों को क्या होगा, पानी आसानी से पानी प्रोवाइड किया जा सकेगा। और इन डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए अगर, तो दीज टुगेदर मेकअप कंट्रीज सेकेंड मोस्ट एरिड रीजन आफ्टर राजस्थान। मतलब ये राजस्थान के बाद ये एरियाज इंडिया में दूसरे ऐसे एरियाज है जो क्या है एरिड रीजन्स में आते हैं, ठीक है। हाईली या मोस्ट एरिड रीजन कह सकते हैं हम इन एरियाज को, ओके। तो महादाई रिवर के अगर बारे में बात करें, चूंकि इन्हीं के ट्रिब्यूटरी से वाटर को डाइवर्ट किया जा रहा है मालप्रभा रिवर बेसिन में, तो इसके बारे में कुछ डिटेल जान सकते हैं। जाने अगर हम, तो ये कर्नाटका में राइज करती है, कर्नाटका से निकलती है कहाँ, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है। ये कहाँ से निकलती है अगर इसके बारे में देखें तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट है। ये कहाँ पे, खानपुर तालुक में पड़ता है कर्नाटका के बेलगावी जिले में, ओके। वहां से ये क्या करती है, वेस्टवर्ड फ्लो करती है और गोवा में एंटर करती है, जिसके बारे में हमने अभी दिखाया। यहां से ये ओरिजिनेट होती है और यहां से ये गोवा में एंटर करती है, ठीक है। तो आइए, तो बहुत सारे वहां पे और अदर जो है रिवर्स के साथ, छोटे रिवर्स के साथ मिलके ये मांडोवी फॉर्म करती है, मांडोवी रिवर का फॉर्म करती है, जो कि गोवा का एक इंपॉर्टेंट रिवर है ये मांडोवी। और ये अरेबियन सी में गिरती, जिसके बारे में हमने अभी बताया, कहाँ पे, पणजी से होके। इसके वेरियस ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें महादाई के, तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कलसा नाला, सोरला नाला हो गया, हल्तार नाला, महादाई नाला, तो बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं एंड मेनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर ट्रिब्यूटरीज है। इस रिवर की कैचमेंट एरिया की बात करें अगर टोटल, तो ये 2032 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका जिले में ये फैला हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू कलसा बांदोरी प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, इट इज एन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये क्या है, एक तरीके का इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इस स्टेटमेंट का कहना है। लेकिन हम जानते हैं कि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या है ये क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। क्या है ये, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि जो सूखे जो एरिड जिले हैं कर्नाटका के नॉर्दर्न साइड में, उनको ड्रिंकिंग वाटर, उन टाउन्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जा सके आसानी से। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट हमारा, इट विल डाइवर्ट वाटर फ्रॉम महादेव बेसिन टू द डेफिसिट बेसिन ऑफ द मालाप्रभा रिवर। ये कहां से वाटर डाइवर्ट करेगा, महादेव बेसिन से कहां, किसको डाइवर्ट करेगा, मालाप्रभा रिवर में वाटर को डाइवर्ट करेगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके।
दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और वहीं अगर हम बात करें मालाप्रभा रिवर, ये किस रिवर की अगर ट्रिब्यूटरी है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। तो कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज यार करेक्ट, निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है या कौन सा कथन सही है। अगर इसके बारे में बात करें तो चूंकि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमारा यहाँ आंसर जो हो जाता है बी, दैट इज 2 ओनली। ओके, तो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसी तरह से आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। फिर नए टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ कल फिर आएंगे, कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप हमसे जो है यूनिक एग्जाम्स पीसीएस चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि यूनिक एग्जाम्स आईएएस का ही, जो कि एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, उसी का एक सब पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जो अगर आप स्टेट पीसीएस की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं जो भी, और अपनी तैयारी को एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वेरियस फैकल्टीज़ जो है वो आपको टाइम टू टाइम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आपको, जैसे प्रभात सर हो गए, प्रशांत सर हो गए, ठीक है, और भी फैकल्टीज़ हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा क्या करेंगे, इम्प्रूव कराएंगे और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद।